देखिए, खुशियों का कोई भी रास्ता नहीं होता है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता होता है, तो हमेशा खुश रखिए। देखिए, एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंता करना छोड़िए कि आगे क्या होगा। आप ये सोचिए कि आगे जो है, जो होगा वो बेहतर होगा। आज जो हम परेशानियाँ झेल रहे हैं, इससे बेहतर ज़िंदगी हम आगे जिएँगे और इसी के लिए आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए। देखिए, आज है 16 मई और आज की वीडियो में कुल 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका निधन हो चुका है। देखिए, इनके बारे में कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम में शायद पूछ ली जाए। देखिए, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसके राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हुआ है और सन 1948 में इनका जन्म हुआ था, इसका शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के जो है 16वें शासक थे और इन्होंने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में काम किया था। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, इनके निधन के बाद अब यूनाइटेड अरब अमीरात में एक नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अभी हाल ही में जो यूनाइटेड अरब अमीरात की सर्वोच्च परिषद है, इसने जो है शनिवार को शेख मोहम्मद बिन जायद को जो है नया राष्ट्रपति चुना। कहाँ का? यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया। तो देखिए, ये राज्य आपका मणिपुर है। देखिए, इससे पहले भी ये घटना हुई थी, सीआरपीएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ में जो है बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था और वो काफ़ी चर्चा का विषय बना और वो परीक्षा में पूछ भी लिया गया। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों को जो आपका इंजीनियरिंग है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है, उसके लिए तैयार करने के लिए इसने आवासीय कोचिंग और ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है। और देखिए, आपको बता दूं, इस कोचिंग का केंद्र जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बनाया जाएगा। और लेफ्टिनेंट कर्नल वैष्णव जो आपके हैं, इनके अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए योजना शुरू की जाएगी, यानी कि चालू हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। राज्य है मणिपुर, यहाँ पर जो है कोचिंग मिल रही है इंडियन आर्मी के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की। देखिए, पीएम मोदी ने भी हाल ही में मध्य प्रदेश में वर्चुअल रूप से एक स्टार्टअप नीति को शुरू किया, एक कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम था मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इन्होंने स्टार्टअप समुदाय से बात भी की, जो नए नए स्टार्टअप लगा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी अनावरण किया इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान, जो कि राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप वातावरण को आसान और बढ़ावा देगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। किसके दौरान? मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आपको आज बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अभी रिसेंटली मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें। देखिए, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि मई 2022 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, जो अभी हाल ही में एक प्लेस है, अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ।
देखिए सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, दो खिलाड़ी कौन, ईशा सिंह और सौरभ चौधरी, इन दोनों की जोड़ी ने मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में जो है क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। और जितने भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं इनके नाम जरूर पूछता है कि किस कंपटीशन में किसने स्वर्ण पदक जीता। देखिए सबसे पहले आपको ये रटना पड़ेगा कि जो भारतीय पिस्टल जोड़ी थी ईशा सिंह की और सौरभ चौधरी की, इसने जो है जर्मनी के सूहल में आयोजित, कहाँ पर, जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको आप ISSF कहते हैं, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। देखिए जो ईशा और सौरभ की जोड़ी थी, इसने 60-60 के 38 फील्ड क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः 578 और 575 के स्कोर के साथ टॉप किया था। और एक खास बात और है, देखिए कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता था, कहाँ पर, जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में। इनमें एक नाम है पलक का और सरबजोत सिंह का। देखिए एक खास बात ये रही कि जो पलक और सरबजोत सिंह है, इनकी टीम ने इसी स्पर्धा में, यानी कि ये जो स्पर्धा थी इसमें ईशा सिंह और सौरभ चौधरी खेल रहे थे, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, उसी में जो है पलक और सरबजोत सिंह ने जो है इस टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और देखिए रमिता और पार्थ मखीजा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी जो है रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और कुल मिलाकर भारत जो है अब तक 4 स्वर्ण पदक जीत चुका है, और इसके अलावा 4 स्वर्ण पदक के अलावा जो है जो जितने भी रजत पदक वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको मिलाकर कुल 10 पदक जीत चुका है। तो 4 स्वर्ण सहित टोटल 10 पदक भारत अब तक जीत चुका है। कहाँ पर, जो जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप चल रहा है वहाँ पे। और देखिए अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस स्थान पर PM मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। देखिए गुजरात में एक प्लेस है भरूच, ठीक है, भरूच में PM मोदी के द्वारा उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया गया था, अभी जो मई महीना चल रहा है इसी महीने में। और ये जो कार्यक्रम था उत्कर्ष समारोह, देखिए ये कार्यक्रम भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% सैचुरेशन का उत्सव है, जो कि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। और देखिए इस उत्कर्ष समारोह के दौरान जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये भी उपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास फैमिली है लेकिन हमको पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फैमिली के लिए भी एक डे होता है 15 मई का, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम मनाते हैं। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है इसको डिवीज़न फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग और ग्लोबल कम्युनिकेशंस सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए त्रिपुरा में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहम, हमार मन नहीं करत बा थोड़ी सी आज मैंने भोजपुरी बोल दी। देखिए भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, बाकी नेपाल वाले भी भोजपुरी बोलते हैं, सिंगापुर में यानी कि विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ये थोड़ी सी भोजपुरी में मेरी आवाज़ थी। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, विप्लव कुमार देव की, ठीक है, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए मुख्यमंत्री का पद अगर खाली होगा तो कोई कोई नया पॉइंट होगा। देखिए इनके इस्तीफे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं त्रिपुरा में, ठीक है, जिनका नाम है मणिक साहब, तो ये जो है अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। तो मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। याद रखेगा पुराने मुख्यमंत्री कौन थे, विप्लव कुमार देव थे। विप्लव कुमार देव ने अपना इस्तीफा हाल ही में किसको दे दिया है, जो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं SNR। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न इस पेज पे तैयार हो रहे हैं। पहला ये कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है, विप्लव कुमार देव ने। दूसरा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं मणिक साहा। और अगला प्रश्न ये बनता है कि त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है, तो उनका नाम है SNR। अगला प्रश्न ये, मार्कन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया।
तो देखिए 7.9% से घटाकर जो है भारत के विकास दर को 7.6% कर दिया है वित्त वर्ष 2023 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने। देखिए मॉर्गन स्टैनली क्या है, एक ब्रोकरेज फर्म है अमेरिका की, और इसने बताया है कि वित्त वर्ष 2024 जो होगा, इसके विकास अनुमान को भी इसने जो है 7% से घटाकर कितना 6.7% कर दिया है। तो याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए कितना अनुमान कर दिया है 7.6%, और वित्त वर्ष 2024 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान को कर दिया है, कितना कर दिया है 7% से घटाकर 6.7%। अगला प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली के किस इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। देखिए ऐसी घटनाएं कभी कभी चर्चा का विषय बन जाती हैं, और इस समय ये घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है जब से इस बिल्डिंग में आग लगी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता लोग विजिट भी करने जा रहे हैं। देखिए ये प्लेस आपका मुंडका है दिल्ली का। दिल्ली के मुंडका में जिस इमारत में आग लगी थी, वहाँ पर आग क्यों लगी, क्योंकि वो जो है फायर एनओसी को नहीं मिली थी। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं थी कि अगर आग लगे तो उसको कैसे बुझाएं, ठीक है। तो बिना फायर एनओसी के बहुत सारे ऑफिस यहाँ पर चलाए जा रहे थे, किसी के पास कोई आग बुझाने वाला उपकरण नहीं था वहाँ पे, ठीक है। देखिए कुछ लाल लाल टंकी आपने देखा होगा रखी रहती हैं हर ऑफिस में, जो कि आग बुझाने के काम आती हैं। तो ये सारे मानक जो है वहाँ पे नहीं थे। आग लगी तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर 27 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, 12 लोग झुलस गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जख्मी हुए हैं। तो दिल्ली का इलाका कौन सा है, मुंडका, जहाँ पर जो है 27 लोगों की मौत हो गई एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने के कारण, और 12 लोग यहाँ पे झुलस गए। 11वां प्रश्न है कि 6 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया घटकर। तो देखिए 6 मई को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 595.954 यानी कि 954 बिलियन डॉलर हो गया। और देखिए लगातार 8वें सप्ताह जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, और आपको बता दूं 6 महीने में हुई 28 खरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है, ठीक है। यानी कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें पिछले 6 महीनों में 28 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हो गई। और देखिए इस दौरान जो भारत का FCA है, यानी कि 6 मई को जो सप्ताह समाप्त हुआ था सप्ताह, तो उस दौरान भारत का FCA 1.968 अरब डॉलर घटकर 530.855 अरब डॉलर रह गया। और लेकिन एक खास बात ये रही कि जो सोने का भंडार है, इसमें बढ़ोतरी हुई भारत के, और ये जो है भारत का जो सोने का भंडार है, ये 13.5 करोड़ डॉलर बढ़कर जो है कितना हो गया 41.739 अरब डॉलर, ठीक है। याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे सोने की कीमत की बात हुई है, यानी कि जो स्वर्ण भंडार है उसकी क्या वैल्यू है वर्तमान में। मेन पॉइंट आपका यही है, इसको याद रखिएगा कि 6 मई को जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें पता चला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया कितना घटकर 595.954 बिलियन डॉलर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। देखिए सबसे खास बात, भारत जो है पहली बार फाइनल में पहुंचा है इस चैंपियनशिप में, और पहली बार किसी भी देश को हराकर विजयी बना है। इसीलिए ये प्रश्न आप मान के चलिए इसको 2000% इम्पॉर्टेंट समझिए, ठीक है। तो देखिए भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। देखिए जो फाइनल मुकाबला था इस थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का, इस मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी थी, और भारत ने 73 साल के इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफलता हासिल की है। भारत ने 73 साल के इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में क्या की, सफलता हासिल की। 73 सालों तक भारत को लटकना पड़ा था कि भैया फाइनल खेलने को मिल जाए वही बहुत है, लेकिन इस बार इसने जीत भी दर्ज कर ली। तो याद रखिएगा भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। देखिए पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए आज क्वेश्चन नंबर का दूसरा प्रश्न आपके लिए कि REC लिमिटेड, जिसको पहले
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। और तीसरा कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉपर कौन है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है, बताइए। और पांचवा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये देश आपका हंगरी है। और दूसरा था कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया है, तो देखिए ब्रेडन मैककुलम को बनाया गया है इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच। और अगला था कि चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होगा, तो देखिए इन सीटों की संख्या है 57। चौथा था कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और पांचवा था कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो देखिए इनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।